हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 12 चैप्टर नंबर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जनसंख्या क्या है, जनसंख्या वितरण से क्या तात्पर्य है, जनसंख्या घनत्व क्या है, वृद्धि क्या है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले जनसंख्या। जनसंख्या किसे कहते हैं? तो देखो, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या। जो किसमें सक्षम हो? प्रजनन में, यानी वंशानुगत वृद्धि होती है, वो क्या कहलाती है? जनसंख्या। यानी एक भौगोलिक जो क्षेत्र है वो क्या है? निश्चित। निश्चित जो एरिया है, उस निश्चित एरिया में निवास करने वाले लोगों की कुल जो संख्या है और जो प्रजनन में सक्षम होती है वो क्या कहलाती है? जनसंख्या। तो सबसे पहले हमने देखा जनसंख्या किसे कहते हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या वितरण। अब बात करते हैं जनसंख्या वितरण क्या है, जनसंख्या वितरण से क्या तात्पर्य है। तो बात करें जनसंख्या वितरण की, तो किसी भौगोलिक क्षेत्र में जनसमूह के बसाव या प्रतिरूप या स्थानिक जो वितरण है वही क्या कहलाता है? जनसंख्या वितरण। यानी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होगा या एक निश्चित एरिया होगा, वहां पर जो जनसमूह का बसाव होता है या जो जनसंख्या निवास करती है वो क्या कहलाती है? जनसंख्या वितरण। ध्यान रखना, यहाँ कोई एक निश्चित डाटा नहीं है। वितरण का मतलब जनरल रूप से बात करें तो फैलाव होता है, अर्थात जो जनसंख्या है या जो जन समूह है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है वो क्या कहलाता है? जनसंख्या वितरण। अब बात करें 21वीं शताब्दी की, तो 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी थी? 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई और वर्तमान में लगभग कितनी है? 797 करोड़। सबसे पहले बात की जनसंख्या किसे कहते हैं, नेक्स्ट है जनसंख्या वितरण। और अब बात कर रहे हैं विश्व की जनसंख्या की। तो 21वीं शताब्दी का जो प्रारंभिक शताब्दी है इसमें जनसंख्या कितनी थी? 600 करोड़ से अधिक। और वर्तमान समय में जो लगभग जनसंख्या है वो विश्व की कितनी है? 797 करोड़ है। यानी जो जनसंख्या ग्रोथ है वो दिन प्रतिदिन प्रति वर्ष जो आंकड़े हैं वो बढ़ोतरी की तरफ है पूरे विश्व की। इसी जनसंख्या के बारे में जॉर्ज बी जो क्रेसी है, इन्होंने एशिया की जनसंख्या के बारे में क्या कहा है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग हैं और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। ऐसा इसलिए एशिया के बारे में क्यों कहा? क्योंकि जो भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक जो क्षेत्र है अर्थात जो जनसंख्या है विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में निवास करती है जहां पर उनको पर्याप्त भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जैसे उबड़ खाबड़ भाग है, पठारी भाग है, इन क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करती है, लेकिन जो मैदानी समतल भूभाग है उसमें बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या का फैलाव पाया जाता है। इसलिए जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा था कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर तो कम लोग निवास करते हैं और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। इन्होंने ये इसीलिए कहा था कि अभी आगे पढ़ेंगे जनसंख्या वितरण है, घनत्व है, इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इन कारकों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं जनसंख्या का जो वितरण प्रारूप है वो कैसा है। अब बात करेंगे वितरण प्रारूप की। तो वितरण प्रारूप की बात करें तो विश्व की जो 90% जनसंख्या है, कितने प्रतिशत? 90% जो जनसंख्या है वो 10% भूभाग पर निवास करती है और 90% भूभाग पर 10% जनसंख्या निवास करती है। यानी एरिया बहुत अधिक है, जनसंख्या कम है, और एरिया कम है, जनसंख्या अधिक निवास करती है। नेक्स्ट आगे बात करें तो संपूर्ण जो पृथ्वी है उसके 2/3 जनसंख्या है वो लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर निवास करती है? तो 14%। यानी 2/3 जनसंख्या पृथ्वी के 14% भूभाग पर निवास करती है और 90% जो जनसंख्या है वो मात्र 10% भूभाग पर निवास करती है और 90% जो भूभाग है उस पर 10% जनसंख्या निवास करती है। आगे बात करें तो विश्व की जो 85% जनसंख्या है वो कौन से गोलार्ध में निवास करती है? तो उत्तरी गोलार्ध में, और 15% दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। यानी जो ग्लोब है इस ग्लोब के कर्क रेखा है 23.5 डिग्री
0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, इसका जो उत्तरी हिस्सा है इसमें 85% जनसंख्या निवास करती है और 15% जनसंख्या है वो दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। इसीलिए जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पर जनसंख्या अधिक है। दक्षिणी, ध्यान रखना एक बात विशेष, जो दक्षिणी गोलार्ध है इसे बोला जाता है जलीय गोलार्ध, अर्थात इसमें जल की अधिकता पाई जाती है दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट अगले फैक्ट की बात करें तो अगला फैक्ट है कुल जनसंख्या का जो 80% भाग है वो 20 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करता है। यानी जनसंख्या को यदि हम 100% मान करके चले तो इसका 80% भाग है वो लगभग 20 डिग्री से 60 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है इस उत्तरी अक्षांश में निवास करता है। आगे बात करें तो विश्व की लगभग जो 75% जनसंख्या, 75% जो जनसंख्या है वो लगभग महाद्वीपों के किनारों की तरफ निवास करती है। यानी संपूर्ण जो महाद्वीप हैं उनके किनारों की तरफ लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो 75%। और विश्व की जो 3/4 जनसंख्या है वो 3/4 जनसंख्या एशिया और यूरोप, यानी 3/4 जनसंख्या है वो मात्र 2 महाद्वीपों में निवास करती है, वो है एशिया और यूरोप। बाकी जो महाद्वीप हैं उनमें 1/4 1/4% जो जनसंख्या है वो बाकी महाद्वीपों में निवास करती है। तो यहाँ से एक प्रश्न उठता है कि जो जनसंख्या है सघन जनसंख्या की दृष्टि से सघन बसे हुए महाद्वीप कौन से हैं? 2 महाद्वीप, तो पहला है एशिया और दूसरा है यूरोप। एशिया और यूरोप महाद्वीप ऐसे हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से सघन बसे हुए हैं। आगे बात करें तो विश्व के जो सघन बसे देश हैं 10 देश हैं। 10 देशों की बात करें उनमें 6 देश अकेले एशिया महाद्वीप के हैं। इन 6 देशों की बात करें क्रम से तो पहला है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया है, ब्राजील है, पाकिस्तान है, नाइजीरिया है, बांग्लादेश है, रूस है, मैक्सिको। ये 10 देश ऐसे हैं पूरे विश्व में जो जनसंख्या की दृष्टि से सघन बसे हुए हैं। नेक्स्ट आगे बात करें तो जो जनसंख्या वितरण है, यहां ध्यान रखना, जनसंख्या वितरण एग्जाम में जनसंख्या वितरण या जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण या जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पूछा जा सकता है। तो कारकों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं भौगोलिक, यानी जो प्राकृतिक कारक है, ध्यान रखना या भौगोलिक नहीं करके प्राकृतिक भी हो सकता है। सबसे पहला कारक है जल की उपलब्धता। यदि जल की उपलब्धता की बात करें तो जहां पर ये जो जल है अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है यहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। जैसे बात करें नदी के जो किनारे वाले क्षेत्र हैं वो सघन बसे हुए हैं। जैसे भारत की बात करें तो भारत का जो उत्तर का विशाल मैदान है, गंगा, सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र नदियों के जो मध्य का भाग है वो सघन बसा हुआ है। जल है तो कल है, ये उक्ति भी प्रचलित है। जल के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की बात करें तो कृषि के लिए, सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो जिन क्षेत्रों में जल की पर्याप्त उपलब्धता होती है वहां पर जनसंख्या सघन बसी हुई है। यहाँ ध्यान रखना जनसंख्या वितरण भी हो सकता है और जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व और वितरण दोनों को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो समान है। नेक्स्ट आगे बात करें जलवायु की। जलवायु की बात करें तो जो समशीतोष्ण जलवायु है, समशीतोष्ण जो जलवायु है, इस समशीतोष्ण जलवायु में जनसंख्या अधिक निवास करती है। शीत और जो उष्ण है इन क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करती है। यानी ना अधिक सर्दी ना अधिक गर्मी, ऐसे क्षेत्रों में जो जनसंख्या है वो बहुत अधिक मात्रा में निवास करती है। नेक्स्ट अगले फैक्ट की बात करें तो अगला फैक्ट है भू आकृति, अर्थात भूमि की जो आकृति, अर्थात उबड़ खाबड़ जो क्षेत्र है, इसके अलावा मरुस्थलीय क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जनसंख्या का जो फैलाव है वो कम पाया जाता है। समतल जो भूभाग है, इस समतल भूभाग में जनसंख्या अधिक मात्रा में निवास करती है। नेक्स्ट आगे बात करें तो अगला फैक्ट है मिट्टी। जैसे
रेतीली मरुस्थलीय मिट्टी है, रेतीली मरुस्थलीय मिट्टी है, इसमें जनसंख्या कम निवास करती है। लेकिन जो उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी का जो क्षेत्र है, इसमें जनसंख्या अधिक मात्रा में निवास करती है। अगला फैक्ट है आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों की बात करें तो सबसे पहला है खनिज, अर्थात जहां पर खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वो उद्योगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यानी जिन क्षेत्रों में खनिज अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं वो उद्योगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जैसे ही उद्योग स्थापित होंगे, रोजगार क्या उपलब्ध होगा? रोजगार। अब रोजगार उपलब्ध होने लग जाएगा जिस क्षेत्र में, वहां पर जनसंख्या का जो फैलाव है या जनसंख्या का जो बसाव है वो अधिक मात्रा में होगा। तो ध्यान रखना, जो खनिज है, खनिज जहां पर उपलब्ध होंगे स्वाभाविक है वहां पर उद्योग स्थापित होंगे। जैसे ही उद्योग स्थापित होंगे व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के लिए व्यक्ति इस क्षेत्र में पलायन करेंगे, पलायन करते ही यहाँ पर जनसंख्या का बसाव पाया जाएगा। नेक्स्ट बात करें, अगला फैक्ट है नगरीकरण। यदि नगरीकरण की बात करें तो नगरों में विशेष रूप से चिकित्सा है, इसके अलावा शिक्षा है, इसके अलावा रोजगार है। ये 3 फैक्ट ऐसे हैं जो शहरों में आसानी से उपलब्ध होते हैं। तो विशेष रूप से ये चिकित्सा वाला, शिक्षा वाला और रोजगार वाले ये जो फैक्ट हैं, इसके अलावा परिवहन है, संचार है, ये सुविधाएं इन क्षेत्रों में अधिक उपलब्ध होती है तो जनसंख्या इस तरफ आकर्षित होती है। और धीरे धीरे एक जो कस्बा है, यानी गांव फिर कस्बे में परिवर्तित होता है, कस्बा फिर नगर में परिवर्तित होता है और नगर धीरे धीरे महानगरों में परिवर्तित होता रहता है। नेक्स्ट बात करें, अगला फैक्ट है औद्योगिकीकरण। विशेष रूप से पूरे विश्व की बात करें तो जो औद्योगिक पेटियां हैं, जहां पर उद्योग स्थापित हैं, क्या स्थापित हैं? उद्योग। इन क्षेत्रों में जनसंख्या का जो बसाव है वो अधिक पाया जाता है। यहाँ पर व्यक्ति है वो उद्योगों में कार्य के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर जैसे बात करें तो दुकानदार है, बेकरी है, इसके अलावा डॉक्टर है, इसके अलावा अध्यापक है, अन्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए भी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो जहां पर उद्योग स्थापित होगा धीरे धीरे उस क्षेत्र में बहुत अधिक अन्य जो गतिविधियां हैं वो भी संचालित होती है और व्यक्ति को रोजगार प्राप्त होता है। नेक्स्ट आगे बात करें तो अगला फैक्ट है, अगली बात करें फैक्ट नंबर 3। तो तीसरा फैक्ट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, सांस्कृतिक कारक। यदि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक की बात करें तो कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो एक समाज विशेष से जुड़े हुए होते हैं, अर्थात धार्मिक महत्व के स्थान होते हैं। इस धार्मिक जो महत्व के स्थान है ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और धीरे धीरे ये जो क्षेत्र हैं वो सघन बस जाते हैं। इसके अलावा जो लोग इन क्षेत्रों में रहते हैं, अर्थात जैसे मान लो एक धर्म विशेष से संबंधित व्यक्ति यहाँ पर निवास कर रहे हैं, उनका धार्मिक स्थान है, अन्य जो धर्म विशेष के व्यक्ति होते हैं वो इस स्थान को छोड़कर के दूसरी जगह पलायन कर जाते हैं और धीरे धीरे कोई विरल स्थान होता है धार्मिक क्षेत्र का और ये धीरे धीरे क्या हो जाता है? सघन बस जाता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जो बातें हैं आपने अच्छी तरह से समझी होगी। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आगे फिर अगला जो पार्ट है वो जल्द ही इसका अगला पार्ट आपके सामने लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।